बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही जी मेरी? जी मुनीब, आवाज आ रही मेरी जी, अस्सलाम आपको? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, बढ़िया। ओके, क्लोज करो। अच्छा जी, हमने उस दिन छोटी छोटी एग्जांपल्स पढ़ी थी। किसी को कोई इशू को प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। ओके ओके, ठीक है जी, आगे चलते हैं। दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स हाउ कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे प्रेजेंट करना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, जाहिर है, जब आप किसी को सेल करते हैं, उसके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, तो देर इज एन एलिमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देर इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एज एन एसेट, जिसको हम इन्वेंट्री की शक्ल में, देर इज एन एलिमेंट ऑफ रिसीवेबल। तो उसके ऊपर अब बात करने लगा। इन ऑर्डर टू डू दिस, इट एक्सप्लेन्स द डबल एंट्रीज दैट माइट रिजल्ट फ्रॉम द रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू। द डबल एंट्रीज डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। ठीक है भाई, क्या करना है जी? वो कहता है an unconditional right to consideration is presented as receivable। ये जरा बात समझ। an unconditional right to consideration is presented as receivable। unconditional right है आपका, यदि ये नहीं कहा जी आप प्रोडक्ट देंगे तो हम आपको पैसे देंगे। एक अनकंडीशनल राइट है, यदि आपने पैसे फौरन दे देने। अब वो जो ही वो राइट क्रिएट होगा, अभी पैसे आए नहीं है, प्लीज जरा इस पे बड़ी तवज्जो के साथ चलना है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना। आपका राइट क्रिएट हो गया, यानी वो टाइम आ गया जिस वक्त अब आपका रिसीवेबल ड्यू कर गया। रिसीवेबल हुआ नहीं है, जैसे हम सेल कर देते हैं तो एक वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिस वक्त हमारा राइट जो है ऑफ रिसीवेबल एस्टेब्लिश हो जाता है, तो हम फौरन रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, यही वो बात कर रहा है कि अगर अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन होगा तो वो हमारा रिसीवेबल होगा, जैसे हम आम सेल में करते हैं। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फॉर कैश और फॉर एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू बी पेड कंसिडरेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे मैंने आपको बताया, क्या करेंगे? अगर कैश के अगेंस्ट रेवेन्यू सेल होगी तो कैश टू सेल, कैश टू रेवेन्यू, और अगर उधार होगी तो रिसीवेबल टू रेवेन्यू, और अगर कुछ कैश होगी तो फिर ये कंपाउंड एंट्री हो जाएगी, बात खत्म होगी। आगे चलेंगे, ये देखिएगा जरा। अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन कहते हैं एक्स लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी टू वाई लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ ₹1000। प्रोडक्ट ए इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी। प्रोडक्ट ए इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी। अब दोनों का जो रेट तय हुआ, टोटल वो 1000 तय हुआ, ठीक है। प्रोडक्ट बी इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च, ठीक है, ये होगी इसकी डेट होगी बी की, ठीक है। अब द प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी आर आइडेंटिफाइड एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जाहिर है, दो मुख्तलिफ चीजें, और इनकी प्राइस एलोकेशन भी हुई है कि प्रोडक्ट ए जो है वो 400 की है, प्रोडक्ट बी जो है वो इसमें से 600 की है। ओके, एलोकेशन पर क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एस्टेब्लिश होगी, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का तयन हो गया 1000, उसकी एलोकेशन होगी 400 और 600। एक्स लिमिटेड रिकॉग्नाइजेज रेवेन्यू एंड रिकॉग्नाइजेज इट्स अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन व्हेन कंट्रोल ऑफ ईच प्रोडक्ट ट्रांसफर टू वाई लिमिटेड। ये उसने पॉलिसी बताई हुई है, ठीक है। ये क्या किया हुआ है? ये पॉलिसी क्वेश्चन में बताई गई होगी कि वो कब अपना रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज करता है और रिसीवेबल रिकॉग्नाइज करता है। एक्स लिमिटेड रिकॉग्नाइजेज रेवेन्यू and recognizes its unconditional right to the consideration when control of each product transfer। कि वो उस वक्त करता है जब हर प्रोडक्ट का कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। तो 28 फरवरी को जब वो प्रोडक्ट ए डिलीवर करेगा तो वो रिसीवेबल टू रेवेन्यू एंट्री कर देगा, और 31 मार्च को जब प्रोडक्ट बी डिलीवर करेगा तो वो रिसीवेबल तो ये कर देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये भी हो सकता था, वो ये कहता कि जब वो प्रोडक्ट ए डिलीवर करेगा तो प्रोडक्ट ए का तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा ही वो, लेकिन प्रोडक्ट बी का भी उसका राइट एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो हमारे पास यहाँ पर दोनों का अलग अलग राइट रिसीवेबल एस्टेब्लिश हो रहा है उन डेट्स को जिन डेट्स को डिलीवरी हुई है, लिहाजा हम दोनों की एंट्री जो है वो हम क्या करेंगे?
अलग-अलग कर लेंगे। इन अदर केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रेजेंटेड एज ए कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। इन अदर केसेस, इस केस के अलावा जिसमें अनकंडीशनल राइट स्टैब्लिश हो जाएगा, वहां पर हम क्या करेंगे, उसे रिसीवेबल बुक करेंगे, उसे अपना रिसीवेबल बुक करेंगे। इन अदर केसेस, कहता है जी अदर केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रेजेंटेड एज कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ठीक है, ये एक नई टर्म यूज किया IFRS ने। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहेंगे। अब आपके जहन में ये आ रहा है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या चीज है, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी तो हमें पता है कि जब किसी के पैसे आ गए हों, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर जो होता है, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। और कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या है कि जितने यार मैंने पैसे लगा दिए हैं उसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है वो मेरा क्या होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट होती है। डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द एंट्रीज परफॉर्मेंस एंड कस्टमर्स पेमेंट। ठीक है, कि आपकी परफॉर्मेंस जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बनाते जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट एस्टेब्लिश होता जाएगा। ठीक है, इन्वेंट्री बनती जाएगी, और लोगों से अगर पैसे एडवांस में ले लेंगे तो वो लायबिलिटी बनती जाएगी। इसलिए उसने लिखा हुआ कि ये डिपेंड करता है एंटिटी की परफॉर्मेंस और कस्टमर की पेमेंट के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितना है और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितनी है। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट एसेट को वो डिफाइन कर रहा है। अ सप्लायर माइट ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर बिफोर द कस्टमर पेज कंसिडरेशन। होता है कि मैंने गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर कर दी, लेकिन अभी कंसिडरेशन यानी प्राइस मुझे नहीं मिली। और बिफोर पेमेंट इज ड्यू, या पेमेंट ड्यू नहीं हुई। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, मेरे और आपके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि मैं आपको 10 रोस्टम ये वाले बेचूंगा। ठीक है, अब मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ये किया कि साहब 6 रोस्टम मैं आपको आज दे दूंगा, फलान डेट को दे दूंगा, लाइक 20 जुलाई को दे दूंगा। ठीक है, और 4 रोस्टम जो है वो मैं आपको दूंगा 25 जुलाई को। ठीक है, लेकिन आपकी जो पेमेंट है वो कब ड्यू होगी, वो आपने मुझे, जब मैंने पहली डिलीवरी देनी है 20 जुलाई को, उसी दिन दे देनी, या आपने मुझे पेमेंट 15 जुलाई को देनी। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हो सकता है कि जी मैंने, सिंपल कर लेते हैं, मैंने आपको डिलीवरी 20 जुलाई को देनी है, आपने मुझे पेमेंट 15 जुलाई को देनी है। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब 15 जुलाई को मेरा राइट टू रिसीव कंसिडरेशन जो है वो इस तरह से स्टैब्लिश हो जाएगा कि अल्टीमेटली मैंने उसके अगेंस्ट परफॉर्म नहीं किया, लेकिन पैसे लेने का मेरा राइट अभी स्टैब्लिश हो गया। तो ये जो वो कह रहा है ना कि सप्लायर माइट ट्रांसफर गुड और सर्विसेज टू कस्टमर बिफोर द कस्टमर पेज कंसिडरेशन, कि मैं पहले ट्रांसफर कर सकता हूं और कस्टमर कंसिडरेशन बाद में दे। और बिफोर पेमेंट इज ड्यू, या पेमेंट ड्यू होने से पहले। मेरी पेमेंट ड्यू होनी है 20 तारीख को, मैंने आपको 15 तारीख को ही ये चीजें दे दी। ठीक है, तो मेरा राइट कब एस्टेब्लिश होना है, वो 20 तारीख को होना है। A contract asset is a supplier's right। अब वो कह रहा है कि ये जो हमने एक्सप्लेनेशन की है इसको जरा ध्यान में रखते हुए, a contract asset is a supplier's right to consideration in exchange for goods or services that it has transferred to the customer। A contract asset is reclassified as a receivable when the supplier's right to consideration becomes unconditional। ठीक है, कि जब आपका जो राइट टू रिसीव है वो अनकंडीशनल हो जाएगा, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट की बजाय वो क्या हो जाएगा, वो रिसीवेबल बन जाएगा। ठीक है, तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट तो है जब आपने उसको चीजें दे दी हैं, लेकिन अभी आपकी वो डेट नहीं आई जिस दिन आपको पैसे ड्यू हो गए। लाइक मैंने फर्ज करें, मैंने 15 जुलाई को मैंने आपको प्रोडक्ट दे दी। ठीक है, तो उस दिन आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे पेमेंट करनी है 20 जुलाई को, लेकिन चीजें मैंने 15 जुलाई को आपको दे दी। अब जो चीजें मैंने दी हैं तो वो अल्टीमेटली मेरा कोई राइट तो स्टैब्लिश हो गया ना। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एसेट को मैं डेबिट कर दूंगा 15 जुलाई को। ठीक है, और मैं रेवेन्यू को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट मेरे पास स्टैब्लिश हो गया क्योंकि मैंने उस दिन आपको वो चीजें डिलीवर कर दी। अब जिस दिन पेमेंट ड्यू होगी उस दिन मैं क्या करूंगा, मैं रिसीवेबल को डेबिट करके कॉन्ट्रैक्ट एसेट को खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट मेरा नील हो जाएगा। अब मेरी ये एंट्री जो है वो मुकम्मल होगी, मेरा रिसीवेबल स्टैंड कर देगा। ठीक है,
तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम अल्टीमेटली उस डेट को जिस दिन मैंने गुड्स डिलीवर कर दी लेकिन राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश नहीं हुआ, उस दिन मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक कर लूंगा, और जिस दिन मेरा अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया, पैसे बेशक दिए या नहीं दिए, उस दिन मैं क्या करूंगा, वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो है वो रिक्लासिफाइड हो जाएगा। यही बात उसने लिखी हुई है, a contract asset is reclassified as receivable when the supplier right to consideration becomes conditional। ठीक है, ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है, ये वाली लाइन जिसको मैं आखिर में अंडरलाइन करना चाह रहा था, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, विल बी रिक्लासिफाइड एज रिसीवेबल। आगे एग्जांपल आएगी, आगे चलिए, ये देखें, ये देखें, कहते हैं जी रिकग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये नया कॉन्सेप्ट है। पहले क्या होता था कि जिस दिन आपने प्रोडक्ट डिलीवर की उसी दिन आप अपना रिसीवेबल रिकॉग्नाइज कर लेते थे। उसके अंदर ये वाली कंसिडरेशन नहीं थी कि आपका राइट टू रिसीव किस दिन एस्टेब्लिश होगा। एक्चुअली रिसीवेबल तो उसी दिन एस्टेब्लिश होगा जिस दिन राइट टू रिसीव आपका बन गया है। अगर आपका राइट टू रिसीव ही नहीं है तो आपका रिसीवेबल अभी है ही नहीं। तो मीनवाइल प्रोडक्ट तो दे दी, तो भाई किस चीज के जरिए उसे प्रेजेंट करेंगे, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट के जरिए प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, X Limited enters into a contract to transfer product A and B for ₹1000। उसी एग्जांपल को आप जरा देखिएगा, प्रोडक्ट A is to be 28 February 31st March, the promises to transfer product A and B identified as separate performance obligation। ठीक है, 400 600, ये भी revenue is recognized when control of each product to YPLC। ये रेवेन्यू रिकग्निशन, इसका मतलब है कि राइट टू रिसीव के ऊपर रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करना, रेवेन्यू तो उस वक्त रिकग्नाइज कर देना जब आपने कंट्रोल जो है वो कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया। ओके, पेमेंट फॉर द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ए इज कंडीशनल। प्रोडक्ट ए की जो पेमेंट है वो कंडीशनल है किस चीज के साथ, ऑन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी, के प्रोडक्ट बी भी भाई देंगे तो प्रोडक्ट ए की पेमेंट मिलेगी। दैट इज द कंसिडरेशन ऑफ 1000 ड्यू आफ्टर एक्स लिमिटेड हैज ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी टू वाई लिमिटेड। जाहिर है इस अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि आपका राइट टू रिसीव, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कब एस्टेब्लिश होगा, जब आप दोनों प्रोडक्ट दे देंगे, तब आपको 1000 रुपया ले सकते हैं। दिस मीन्स दैट एक्स लिमिटेड डज नॉट हैव अ राइट टू कंसिडरेशन दैट इज अनकंडीशनल अनटिल बोथ। अनकंडीशनल राइट टू रिसीवेबल जो है वो बेसिकली, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव जो है वो बेसिकली रिसीवेबल कहलाता है। ठीक है, उसने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है अनकंडीशनल राइट। ठीक है, अनकंडीशनल इसको क्या कहता है, रिसीवेबल, अनटिल बोथ प्रोडक्ट ए एंड बी आर ट्रांसफर। अब जिस दिन आपने प्रोडक्ट ए ट्रांसफर करनी है उस दिन आप रिसीवेबल रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते 28 फरवरी को, लेकिन रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज करने क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। तो एंट्री क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू रेवेन्यू। समझ गए होंगे बात, आगे चलें। अगली डेट को क्या होगा, अब 31 मार्च को हम क्या करेंगे, 31 मार्च को ये 600 का बाकी रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है ये खत्म हो जाएगा और टोटल रिसीवेबल, क्योंकि बी प्रोडक्ट का तो अनकंडीशनल राइट उसी दिन एस्टेब्लिश हो गया क्योंकि आपने कंट्रोल भी दे दिया और पैसे रिसीव करने का राइट भी एस्टेब्लिश हो गया, लिहाजा वो तो रिसीवेबल था ही था। इसके अंदर 600 रुपया पहले वाला रिसीवेबल है और 400 रुपया इस प्रोडक्ट वाला, सॉरी 400 रुपया पहली प्रोडक्ट वाला रिसीवेबल है, ये वाला, ये प्रोडक्ट का है और ये बी प्रोडक्ट का है। ये डायरेक्ट ही इस रेवेन्यू के अगेंस्ट रिसीवेबल बुक हुआ है, लेकिन ये जो 400 रुपया है ये पहले कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक हुआ और अब ये रिसीवेबल बुक हुआ। तो बिल्कुल वाजे हो गया कॉन्सेप्ट कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट एसेट का जो स्टैंडर्ड ने हमें दिया हुआ है। आगे चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। क्यों जी, क्लियर है यहां तक, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, a contract liability, a contract might require payment in advance or allow the supplier a right to an amount of consideration that is unconditional or receivable। यदि आपको कोई एडवांस पेमेंट उसके बदले में करनी पड़ सकती है, या ये हो सकता है कि जी आपने इतनी पेमेंट तो करनी करनी है, ठीक है, तो आपका राइट अनकंडीशनल हो गया कि जी जरूरी नहीं है प्रोडक्ट दें, आपने इतनी पेमेंट लाजमी करनी है। ऐसे भी हो सकता है, वो आमतौर पर जहाँ पर रिसर्च वगैरह होती है तो वहाँ जब आप कोई ऑर्डर लेते हैं तो चूंकि लंबी चौड़ी एक उसके ऊपर तहकीक होनी होती है तो वो कुछ अमाउंट तय कर ली जाती है कि ये पैसे आपने लाजमी देने हैं। ठीक है, तो वो अनकंडीशनल राइट हो जाता है। या आप यूँ कह लें कि
ऐसा नहीं होता, आपको वैसे ही कुछ ना कुछ पेमेंट एडवांस भी करनी पड़ सकती है बिफोर यू ट्रांसफर अ गुड और सर्विसेज टू द कस्टमर। दोनों काम हो सकते हैं कि या तो आपको कोई एडवांस पेमेंट करनी पड़ सकती है, ठीक है, रूटीन में ही, या आपको कोई अनकंडीशनल राइट टू रिसीवेबल आपका एस्टेब्लिश हो जाता है कि जी इतनी पेमेंट आपने हर सूरत करनी है। इन दीज केसेस द सप्लायर प्रेजेंट, सप्लायर मीन जो सेल करने वाला है, हम सारी अकाउंटिंग कर ही उसी की रहे हैं, द कॉन्ट्रैक्ट एज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। जाहिर है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर की बात हो रही है यार, व्हेन द पेमेंट इज मेड और पेमेंट इज ड्यू विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट ड्यू हो जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये भी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। जब मुझे कोई एडवांस देगा तब तो मैं एंट्री करूंगा कि कैश डेबिट और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, ये तो बात बनती है। लेकिन एक बंदा मुझे अभी पैसे ही नहीं दे रहा, लेकिन मेरा राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया, अब मेरे पास पैसे भी नहीं आए, तो वो एट द सेम टाइम मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट भी है, मेरी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी, ठीक है। पहले हम इस चीज को बड़ा गुनाह समझते थे कि यार IFRS 15 से पहले यार ये क्या बात हुई, बल्कि हमें सिखाया जाता था कि यार ये जो है ना अपना, ऐसे नहीं हो सकता कि कोई पेएबल रिसीवेबल भी हो, कोई रिसीवेबल पेएबल भी हो। यही यहां हो रहा है, यही यहां हो रहा है कि आपका राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया है, वो अभी आपको पैसे नहीं मिले तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, और उसके बदले में आपने डिलीवर करना है, लिहाजा वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी है, ठीक है। तो ये देखिएगा, द कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इज सप्लायर्स ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज टू ए कस्टमर फॉर विच इट हैज रिसीव्ड कंसिडरेशन, एन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। ये तो उसने लायबिलिटी की डेफिनेशन कर दी। आगे चलो जी, आगे जाकर डिस्कस, ये देखिएगा जरा, एक्स लिमिटेड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी, वही एग्जांपल है, वही सारा कुछ है, वही सारा कुछ है। यहाँ द प्रॉमिस टू ट्रांसफर आइडेंटिफाइड एज सेपरेट, ठीक हो गया, यहाँ तक हर एग्जांपल में ये सेम आएगा। इसकी अच्छी बात यह है कि इसने एक एग्जांपल को लेके उसी के ऊपर सारी चीजें अप्लाई की हुई है, बच्चे को वाज़ेह फर्क नजर आ जाता है हर सूरत। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज एंड कंट्रोल ऑफ ईच प्रोडक्ट, ये भी बात वही है, ठीक है। द फॉलोइंग एंट्रीज वुड बी रिक्वायर्ड टू रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये पेमेंट वाली जो कंडीशन है ये हमें पढ़नी पड़ेगी जरा। As limited can invoice this, हाँ ये देखिएगा जरा, ये वाली, ये नई चीज है इसके अंदर। X limited can invoice this full amount on 31st जनवरी, कहता है जी 31st जनवरी को वो टोटल पेमेंट की इनवाइस कर सकता है, यानी उसकी पेमेंट ड्यू कब हो रही है, 31st जनवरी को, ठीक है। अब आप एंट्री क्या करेंगे 31st जनवरी को, ये रिसीवेबल, आपको पैसे अभी मिले नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। रिसीवेबल इसलिए कि राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एसेट इसलिए नहीं बुक हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एसेट वहां बुक होता है जहां पर राइट टू रिसीव अभी एस्टेब्लिश ना हुआ हो, ठीक है। ये बात ख्याल रखनी है कि सर रिसीवेबल कब बुक करना है, जब राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया हो, तो फिर रिसीवेबल बुक होना है। सर कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहां बुक करना है, जब आपको आपका राइट टू रिसीव अभी एस्टेब्लिश ना हुआ, ठीक है। यानी अगर आपको फर्ज कर लें कि किसी आपने प्रोडक्ट किसी को दे दी, लेकिन अभी आप उसे इनवाइस नहीं कर सकते, तो आपने प्रोडक्ट तो दे दिया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। जिस दिन आप उसे इनवाइस करेंगे उस दिन वो रिसीवेबल बन जाएगा, जिस दिन पैसे आ जाएंगे उस दिन वो रिसीवेबल कैश में। तो एक तरतीब है, प्रोडक्ट दे दी लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक अभी मैं पेमेंट नहीं मांग सकता, तो ये एंट्री क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू रेवेन्यू। जिस दिन मैं पेमेंट मांग सकता हूं उस दिन मैं इनवाइस करूंगा, पेमेंट अभी आई नहीं है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट, अब अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं एंट्री कर दूंगा रिसीवेबल डेबिट और करंट कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट। अब उसके 2, 4, 5, 10 दिन, महीना बाद जिस दिन पैसे आएंगे उस दिन एंट्री कर दूंगा कैश टू रिसीवेबल। तो अल्टीमेटली पहले कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक हुआ क्योंकि राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, फिर रिसीवेबल बुक हुआ क्योंकि राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया, और फिर कैश आया और वो रिसीवेबल मेरा नील हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो कहता है कि ये रिसीवेबल टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कि आपने इनवाइस कर दी है, आपका राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया है, लेकिन पैसे अभी मिले नहीं हैं, इसलिए जब क्योंकि राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया लिहाजा रिसीवेबल है,
सर लायबिलिटी क्यों है, ये क्या बात हुई, ये एसेट टू लायबिलिटी वाली बात होगी ना, ये क्या एंट्री हुई। पहले इस एंट्री का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन तहकीक हुई, उन्होंने कहा कि यार ये फैक्ट है, वो एट द सेम टाइम आपका रिसीवेबल भी है, एट द सेम टाइम आपकी वो लायबिलिटी भी है। सर लायबिलिटी क्यों है, सर लायबिलिटी इसलिए है कि आपने एक प्रॉमिस किया है टू डिलीवर दैट, ठीक है, कि आप अपना एसेट तो बुक कर लें, लेकिन उसके बदले में आपके ऊपर एक लायबिलिटी भी तो है कि आपने वो डिलीवर भी करना है, इसलिए आप उसे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के तौर पर बुक करेंगे। कब करेंगे, जब आपने इनवॉइस कर दी है, लेकिन अभी प्रोडक्ट डिलीवर करने की आपके ऊपर जो है वो डेट नहीं आई, लेकिन लायबिलिटी तो आपने ले ली, लिहाजा रिसीवेबल टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। रिसीवेबल क्यों बुक किया, क्योंकि राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया। आगे चलिए, ये देखिए 28 फरवरी को क्या एंट्री करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी नील हो जाएगी और रेवेन्यू हो जाएगा, तो नेट एंट्री फिर क्या होगी, रिसीवेबल टू रेवेन्यू। और 31 मार्च को बाकी की ऐसे ही यही एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी उस दिन नील होगी जिस दिन मैं लायबिलिटी अपनी ऑब्लिगेशन अपनी पूरी कर लूंगा। आगे चलो, एग्जामिनेबल एग्जाम्पल ऑफ IRS 15, ठीक है जी। ये अब उसने हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी जी किसी हद तक मुकम्मल। चैप्टर में थ्योरी का वो पार्ट तो नहीं रह गया, कुछ है अभी, ये छोड़ दो इनको। ये क्या है, हाँ ये एग्जाम्पल दिए सारी, इसके बाद है थोड़ा सा काम, या पहले इन्हीं को साथ कर लें क्योंकि ये इस पोर्शन से रेलेवेंट है, वो आगे कुछ और चीजें निकल जाएंगी, तो पहले इन्हीं को हम अगर क्लियर कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। हैं, उड़ा दिया उसने, आगे चलो, ये देखो ना, बस हैं, बस इसका कुछ पोर्शन इसने निकाल दिया, इसमें नहीं नहीं, इसी के अंदर वो डिस्कशन हुई हुई है, ठीक है। चलो शुरू में, ठीक है, ये पैराग्राफ्स है ना, ये वही पैराग्राफ्स हैं, इन्हीं के अंदर ही डिस्कशन हो गई है, मैं समझ लग गई। हाँ ये आ गया जी, पीछे जाओ। ये कहता है जी एग्जामिनेबल एग्जांपल ऑफ सिस्टम रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, ठीक है। इज कंपनी विद एग्जांपल, IFRS 15 के अंदर एग्जांपल्स दी हुई, ठीक है। तो वो एग्जांपल अब हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। इसके अंदर वो ये कह रहा है कि आउट ऑफ द सेड एग्जांपल्स द फॉलोइंग आर रेलेवेंट टू दी, हाँ देखा ना कुछ उसने इसमें, कहता है जी ये हमारे FR1 के सिलेबस के साथ रेलेवेंट है। शुरू शुरू में इसने पूरा चैप्टर ही वो पूरा IFRS डाला हुआ था, ठीक है, वो डिस्काउंट और बोनस पॉइंट और ये वो भी शायद है, लेकिन उस लेवल के ऊपर नहीं है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जामिनेबल एग्जांपल इन द स्टडी टेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ IFRS 15 एज पर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड अदर एग्जांपल। ये स्टैंडर्ड वाली एग्जांपल्स दी हुई हैं, और ये उसके अलावा उसने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह दिए हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो खैर आपको बताना मकसूद था। आगे चलो जी, आ जाइए इधर। अब ये कुछ एग्जांपल, ये देखें ना, उसने एग्जांपल 5 पकड़ ली है, ठीक है। इसी तरह ये वाला पैराग्राफ सॉरी पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, कुछ पैरा छोड़ देगा, कुछ पैरा डिस्कस कर लेगा, जो हमारे सिलेबस से रेलेवेंट है उनकी डिस्कशन जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन के ऊपर उसने कुछ एक्सप्लेनेशन दी है कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई भी हो सकता है। मैंने आपको ये 10 रोस्टम बनाने का ऑर्डर दिया, उसके बाद मैंने मेरे और आपके दरमियान इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन तय होगी, उस मॉडिफिकेशन को कैसे डील करना है। एन एंटी प्रॉमिस टू सेल 120 प्रोडक्ट्स टू ए कस्टमर फॉर, ये जो CU है ना, ये इसे चाहिए था क्योंकि ये वो स्टैंडर्ड की एग्जांपल दी हुई है, तो चाहिए था कि यहाँ पर हम कुछ, ये आप समझ लें, जहां पर CU लिखा हुआ है ना, दैट इज रुपीज है। जहां पर भी CU लिखा हुआ है वो क्या है, रुपीज है। CU स्टैंड फॉर करेंसी यूनिट। उसने IFRS ओरिजिनल में ऐसे लिखा हुआ है ना, कि अगर आप जो फ्रांस में इसको पढ़ रहे हैं तो उन्हें जो है वो उसकी करेंसी में ले लें, अगर आप UK में पढ़ रहे हैं तो इसे पाउंड समझ लें, अमेरिका में पढ़ रहे हैं तो डॉलर समझ लें, एंड सो ऑन। तो आप इसको रुपीज हर जगह पर पढ़िएगा। एन एंटी प्रॉमिसेस टू सेल 120 प्रोडक्ट्स टू ए कस्टमर फॉर रुपीज 12,000, रुपीज 100 पर प्रोडक्ट, ठीक है, 100 पर प्रोडक्ट। बेशक एक दिन को आधा घंटा लगा के सारे CU को RS कर लीजिएगा, ये कंफ्यूज एम करता रहता है। CU per rupees 100 per product. The products are transferred to the customer over a 6-month period. इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द पीरियड जो है वो मुकम्मल होनी है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है कि एक ही दफा हमने चीज दे देनी है।
The entity transfer control of each product at a point in time after the entity has, मतलब point in time के हर जो product देते हैं तो उसका control उसी वक्त transfer हो, ये नहीं कि वो at the same time हमारे control में भी रहती है, उनके control में भी रहती है. The entity transfer control of each product at a point in time after the entity has transferred control of 60 products to the customer, the contract is modified to require the delivery of an additional 30 products. कहता है जब हमने 60 वो मशीन्स या प्रोडक्ट जो भी थी डिलीवर कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक मॉडिफिकेशन हुई कि एडिशनल 30 प्रोडक्ट और चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट 150 का हो गया. ठीक है, a total of 150 identical products to the customer. The additional 30 products were not included in the initial contract. वो कहता है कि जी ये पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में ये वाली शामिल नहीं है. अब कहता है जी इस एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए हम जो है वो 2-3 तरह से इसे हैंडल कर सकते हैं. कैसे जी? एडिशनल प्रोडक्ट फॉर ए प्राइस दैट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड अलोन प्राइस. एडिशनल प्रोडक्ट की एक अपनी प्राइस तय हो जाए, उसका पहले वाली 120 प्रोडक्ट की प्राइस के साथ कोई ताल्लुक ना हो. स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब है कि उनकी एक अपनी प्राइस तय हो. When the contract is modified, the price of the contract modification for the additional 30 products is an additional rupees 2,850. कितना है? 2,850 और रुपीज 95 पर प्रोडक्ट. ठीक है, वो कहता है जी एडिशनल जो 30 प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस जो है वो 95 तय हुई, यानी टोटल 2,850 और पर प्रोडक्ट 95 हुई. द प्राइसिंग ऑफ द एडिशनल प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एंड द एडिशनल प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट. कहता है कि जी ये वाली जो प्राइस है ये उनकी स्टैंड अलोन प्राइस है एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. उस वक्त अगर वो अलहदा से बेची जाती तो वो इतने की बिकती. मतलब जब आपने पहला कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त वो भले चीज 100 रुपए की थी, लेकिन जब मॉडिफिकेशन हो रही है तो उस वक्त वो चीज 95 रुपीज की हो गई. ठीक है, और इसलिए चूंकि इनकी प्राइस डिफरेंट है तो ये डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट गिनी जाएंगी. ठीक है, at the time of modif and the additional product are distinct in accordance with para 27, वो जो हम पीछे पढ़ के हैं from the original product. ठीक है, कि ये एक अलहदा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, वो एक अलहदा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, प्राइस दोनों की अलहदा अलहदा, लिहाजा ये डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट है. आज दोबारा जाके डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ के इसके ऊपर अप्लाई करनी, ऐसे इसको निशान कर लें, इसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा वो वाली डेफिनेशन. इन अकॉर्डेंस विद para 20 IF15 द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, ये पैरे 20 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने जो पीछे पढ़ा हुआ है आप ये लिखें कि इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियस पैराग्राफ्स. ठीक है, बस इतना काफी है, क्योंकि आपको हमने सिलेबस में शामिल नहीं है सारे के सारे पैरे, ना हमने ये बात बताई है आपको. ठीक है, मतलब ये पैरे नहीं बताए, बातें तो सारी पीछे बता के आए हैं. इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ्स इन प्रीवियस पैराग्राफ्स द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन फॉर एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स is in effect a new separate contract for future product that does not affect accounting for the existing contract. क्योंकि उसकी प्राइस अलग है, उसके लिए डील अलग हो रही है, तो वो कहता है कि एक नया सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, जो कि जो प्रीवियस हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी अकाउंटिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा. The entity recognizes revenue of rupees 100 per product for 120 products in the original contract and rupees 95 per product for the additional 30. तो क्या हुआ, ये नहीं हम करेंगे कि जी प्राइस ऐसे बन जाए कि जी पहले वालों की कीमत है 12,000, किधर गया यार, 12,000. ठीक है, दूसरे वालों की कीमत है 2,000, कितना है 850, तो टोटल कितना हो गया 14,850. इसको डिवाइडेड बाय 150 करके ये प्राइस निकल आएगी. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, तो कहता है कि जी आपकी पहली वाली प्राइस इंडिपेंडेंट है, दूसरी वाली प्राइस आपकी इंडिपेंडेंट है, लिहाजा ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं. और यही वजह है कि ये जो मॉडिफिकेशन है ये एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट गिनी जाएगी. यानी वो 100 रुपए के हिसाब से रेवेन्यू रिकग्निशन होगी टाइम, और ये वो उसका तो हिसाब रखना ही रखना है, जो बातें अभी पीछे पड़ी हैं. और इसकी रेवेन्यू रिकग्निशन जो है वो 95 रुपीज के हिसाब से होगी. एज एंड व्हेन योर राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो जाएगा, वो सारी बात जो भी हम पीछे डिस्कस करते हैं. आगे चलें. ये तब केस था जो भी मैंने पढ़ा है कि जब जो एडिशनल प्रोडक्ट है उनकी स्टैंड अलोन प्राइस होगी.
उनकी प्राइस जो है एक अपनी प्राइस होगी, उनका प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। उसके बाद केस बी है, एडिशनल प्रोडक्ट फॉर ए प्राइस दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन प्राइस, कि जब एडिशनल प्रोडक्ट की स्टैंड अलोन प्राइस नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि उनकी प्राइस अलहदा से 95 नहीं गिनी जाएगी। During the process of negotiation, the purchase of the additional 30 products, the parties initially agree a price of rupees 80 per product. However, the customer discovered that the initial 60 products transferred to the customer contained minor defects and were unique to those delivered products. कहते हैं जी उसके अंदर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आया है और वो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर है, तमाम के अंदर नहीं है। यूनिक टू दोज प्रोडक्ट्स का मतलब उन्हीं में है वो। The entity promises a partial credit of rupees 15 per product to compensate the customer for the poor quality of these products. तो हमने कहा कि जनाब आप ये चीजें वापस ना करें, हम आपको जो आप बाकी चीजें खरीद रहे हैं उनके अंदर हम आपको 15 रुपए का एक ना डिस्काउंट दे देंगे, कंपनसेट कर देंगे। डिस्काउंट तो नहीं कहना चाहिए, कंपनसेशन कर देंगे। The entity and the customer agree to incorporate the credit of rupees 900. ये 900 कैसे हुआ? 15 रुपए पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया कि हमने 60 के हिसाब से द पार्टीज इनिशियली एग्री ऑन ए प्राइस ऑफ 80 पर प्रोडक्ट। ठीक है, कि उनकी जो ये जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन द परचेज ऑफ एन एडिशनल प्रोडक्ट द प्राइस, जो जो एडिशनल यूनिट थे उनकी प्राइस हमने 80 तय की। ठीक है, however the customer discovered that कि जो 60 मशीनें डिलीवर की हुई उनके अंदर कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम आया है, लिहाजा हमने 15 रुपए पर यूनिट का उसके अंदर क्रेडिट देना है। 60 यूनिट डिलीवर किए गए हैं, तो ये क्रेडिट कितने का बना? 900 का। into price that the entity charges for the additional 30 products. Consequently, the contract modification specifies that the price of the additional 30 products is rupees 1500। ठीक है, और rupees 50 per unit। ठीक है, product that price comprises the agreed upon price for the additional 30 products of rupees 2400 और रुपीज 80 पर प्रोडक्ट लेस रुपीज 900। ये कैसे बनी है? ये 30 का हमने जो प्राइस तय की हुई है 80 की, वो कितनी बनी? 2400। ठीक है, और इसमें से वो जो डिस्काउंट प्रीवियस मशीन का, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको जो है वो अगली 30 मशीनों में वो डिस्काउंट जो है वो दे देंगे। वो डिस्काउंट कितना बना है? वो 60 मशीनों के ऊपर 15 रुपए के हिसाब से, नहीं 15 नहीं है, सॉरी कितना था? हाँ जी 15 के हिसाब से, ये सॉरी 60 के ऊपर 15 के हिसाब से ये कितना बना? 900। ये माइनस कर देंगे तो जो एडिशनल प्राइस बनेगी 30 मशीन की, वो कितनी बन गई? ठीक है, ये प्राइस फॉर 30 एडिशनल यूनिट जो है वो ये निकल आई रुपीज 1500। तो ये इस तरह से हम उसको 900 जो है वो लेस कर देंगे, जो हमें क्रेडिट मिला है, यानी वो स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है। पिछलों का जो इशू है वो हम अगलों की प्राइस के अंदर जो है वो हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, देखें एक्चुअली उन्होंने ये कहा है कि जी हम आपको आपकी वो 95 रुपए की कीमत उस वक्त मार्केट में उनकी चल रही थी पिछले एग्जांपल में, तो हम आपको एडिशनल यूनिट 95 पे ही देंगे, वो स्टैंड अलोन प्राइस होगी, उसका प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब इस केस में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जी चूंकि आप हमसे पहले भी चीज खरीद चुके हैं, लिहाजा हम आपको एज ए पैकेज जो नए यूनिट हैं वो 80 रुपए का एक यूनिट देंगे। 95 स्टैंड अलोन प्राइस है, लेकिन उसको मद्देनजर नहीं रखेंगे। ठीक है, डज नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो हम स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे नहीं देंगे आपका, चूंकि पहले भी हमारे साथ काम चल रहा है, तो हम आपको 80 रुपए की देंगे। ये एक बात होगी कि वो स्टैंड अलोन प्राइस में ही देंगे। दूसरी बात ये होगी कि वो जो 60 प्रोडक्ट दिए हैं उनके अंदर कुछ फॉल्ट आ गया, तो हमने कहा कि जी हम इसका जो क्रेडिट है आपको जो एक्स्ट्रा 30 यूनिट हैं उनके अंदर हम दे देंगे। अब रही बात कि वो जो 40 यूनिट अभी रहते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट के, उनका क्या बनेगा? उनके अंदर अगर फॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि ऐसे ही है कि ये यूनिक टू दीज 60 प्रोडक्ट है, तो वो अपनी रूटीन की प्राइस के ऊपर रेवेन्यू बुक होगा, और ये भी रेवेन्यू बुक हो चुका हुआ है 60 का अपनी रूटीन की प्राइस के ऊपर 100 रुपए के हिसाब से।
40 का भी 100 रुपए के हिसाब से बुक होगा। लेकिन जब एडिशनल 30 यूनिट्स आएंगे तो उनका रेवेन्यू जो है वो हम ये क्या कहते हैं उसको 80 माइनस 15 कर देंगे, यानी उस प्राइस के हिसाब से जो है वो बुक हो जाएगा। एडिशनल जो 30 यूनिट होंगे हमारे उसके हिसाब से होगा। तो अल्टीमेटली 30 यूनिट का जो हमारे लिए प्राइस बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, वो 50 रुपए बन जाएगी, क्योंकि हमने हर एक में से जो है वो 30 यूनिट के हिसाब से अगर मैं पैसे निकाल दूंगा, ये मैं प्राइस निकालूंगा, तो ये एट द रेट ऑफ क्या बन गई 50 पर यूनिट बन गई। जो बाजार 80 नजर आ रही थी, ठीक है, वो 80 नहीं है, वो अब क्या हो गया, वो कम हो के हमारी प्राइस कितनी रह गई है, जब ये मैंने इसका फैक्टर निकाला इसमें से तो ये 50 रुपए पर यूनिट। तो इस तरह हम कुछ छोटा सा हमें प्रॉब्लम वो दे सकता है कि बजाय भाई इसकी जो है एडिशनल 30 यूनिट की प्राइस कैलकुलेट करें, ठीक है। ये पूछ सकता है स्टैंड लोन प्राइस क्या है, तो स्टैंड लोन प्राइस इसकी 80 है, एडिशनल 30 यूनिट की प्राइस जो है वो 50 है। आगे चलते हैं। At the time of modification, the entry recognizes rupees 900 as reduction. अब जरा ये बात समझने वाली, ये अकाउंटिंग की बात हो रही है। अब 900 रुपए का क्रेडिट मिलना है, तो कहता है जब मॉडिफिकेशन तय हो जाएगी, द एंटी रिकॉग्नाइज 900 एज रिडक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस, कि हम अपने ट्रांजैक्शन प्राइस को 900 से कम कर देंगे, एंड देयरफॉर एज ए रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू फॉर द इनिशियल 60 प्रोडक्ट, और हम एडिशनल 60 प्रोडक्ट का रेवेन्यू भी कम कर देंगे जो हम ट्रांसफर कर चुके हैं। इन अकाउंटिंग फॉर द सेल of the additional 30 products, the entry determines that the negotiated price of 80 rupees 80 per product does not reflect the standalone selling price of the additional product. ये standalone selling price नहीं है. Consequently, the contract modification does not meet the condition in paragraph 20 to be accounted for as separate contract. ठीक है, फिर ये separate contract नहीं है। हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि ये डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट होगी तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब इसका आपस में लिंक बन गया कि ये प्राइस स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है, ये पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 80 रुपए बन रही है, तो फिर ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। बिकॉज द रिमेनिंग प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड आर डिस्टेंट फ्रॉम दोज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड, द एंट्री अप्लाइज द रिक्वायरमेंट इन 21-15 एंड अकाउंट्स फॉर द मॉडिफिकेशन एज टर्मिनेशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है कि जब इस तरह हो जाए, हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो पिछला कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट समझा जाता है और नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। Consequently, the amount recognized as revenue for each of the remaining product is blended price of 93.33। अब ये प्राइस कैसे निकली है? अब ब्लेंडेड प्राइस, अब आपने उनसे पीछे 40 यूनिट जो हैं वो आपके रह गए हैं कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4000, ठीक है जी। और आपके जो थे 30 यूनिट थे आपने जो कमिट किए थे वो 80 रुपए के थे, ये कितना हो गया 2400, ठीक है। और जो आपको क्रेडिट मिलना है वो मिलना है आपको 60 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये कितने का मिलना है 900 का, ये आप माइनस कर दें। ये जरा चेक करें जी, 6400 में से 900 माइनस किया, ये रह गया 5500। अच्छा जी, 5500 को जरा आप डिवाइड कर दें 70 के ऊपर जी, ओके 78.57, ठीक है। अब इस हिसाब से हमारी प्राइस ये बन रही है, इसको हमने डिवाइड कितने पे किया है, 40 और 30, 70 के ऊपर, तो प्राइस कितनी बन रही है, हाँ। अब आप ये देखें कि बाजार ये लग रहा है कि ये प्राइस ऐसे बननी चाहिए, लेकिन वो प्राइस बन रही है 93.33। किस तरह से, 100 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 60 प्रोडक्ट नॉट येट ट्रांसफर्ड, ये जो ट्रांसफर नहीं हुए, सॉरी मैं यहां पर मैं गलती कर गया हूं, हमने उनको 40 यूनिट ट्रांसफर किए हुए हैं कि 60 किए हुए हैं, हाँ यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है।
यहाँ गलती है सर। गलती क्या है, यहाँ वो कह रहा है 60 प्रोडक्ट नॉट येट ट्रांसफर्ड अंडर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, जबकि पीछे जाए जरा हमारी एग्जांपल में तो, और पीछे जाए, हाँ हमारी एग्जांपल में तो वो कहता है आफ्टर द एंट्री हैज ट्रांसफर्ड कंट्रोल ऑफ 60 प्रोडक्ट टू द कस्टमर। यहां से एग्जांपल स्टार्ट हो रही है, वहां से तो वो कह रहा है 60 आपने ट्रांसफर कर दिए हुए हैं। ठीक है, आगे जाएं जरा। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मैं 100 प्रोडक्ट समझी जा रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी। ये तो ठीक है, फिर सही है, इट्स ओके। चलें ठीक है, मैं इसको 100 समझी जा रहा हूँ ना। तो ये फिर कितना आएगा, ये 60 प्रोडक्ट और रहती हैं, 60 प्रोडक्ट और रहती हैं। ये बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन हुई है, इसको आप छोड़ें। 6000 ये आ गया फिर, ठीक है। तो फिर ये कितना बचा, 6 7 8, 8400, ये 7500 हो गया, ऐसे ही है। 7500 को आपने डिवाइड करना है कितने से, 90 के साथ। ठीक है, करें जरा 7500 को 90 से डिवाइड। हाँ 60 इंटू 100 6000, 80 इंटू 30 2400, 60 इंटू माइनस ये 6 7 8, 8400 में से 400 गया, 8000 रह गया, 500 गया, 7500 रह गया, और इधर 60 90, 90 से डिवाइड किया तो कितना आया ये, फिर करें जरा, 80.33। 100 इंटू 60 नॉट येट ट्रांसफर, प्लस ये भी हमने भी यही किया है, टू बी ट्रांसफर अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। ठीक है, इसकी नेट प्राइस तो यही बनेगी, सॉरी 83.33। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारी ग्रॉस प्राइस है वो कितनी बन रही है, वो इससे पहले वो ये बताना चाह रहा है। ग्रॉस प्राइस कितनी बनेगी, ये 8400 डिवाइडेड बाय 90, ये कितना बनेगा, हाँ 93.33। ठीक है, ये वो प्राइस ये बनी हुई है 93 पॉइंट, तो ये वो कैलकुलेशन है। Consequently, the amount recognized as revenue for each of the remaining product is blended as, अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है इनकी अब सेल प्राइस जो है वो 93.33 पे रिकॉर्ड कर लें, और 15 ये जो 900 का है वो क्रेडिट रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसमें लिखा हुआ। Consequently, the contract modification does not meet the condition in paragraph separate because the remaining product to be delivered are distinct from already, तो ये एक different contract होगा, and accounts for the modification as termination of the original contract and creation of the new contract। तो कहता है कि जी एक नए कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो मॉडिफिकेशन जो है वो ये मॉडिफिकेशन जो है वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देगी। और ये देखें पहली लाइन में लिखा हुआ, एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन the entity recognizes ₹900 as reduction of the transaction price, के 900 रुपया जो है वो ट्रांजैक्शन प्राइस की रिडक्शन के तौर पर जो है वो रिकॉर्ड करेगा, एंड देयरफॉर a reduction of revenue for the initial 60 products transferred। तो हम इन प्रोडक्ट को जो है इनकी सबकी कीमत 83.33 नहीं करेंगे, इनकी कीमत 93.33 कर देंगे, और वो जो 900 है उसको हम क्या करेंगे, वो कहता है जी अकॉर्डिंग टू दिस पैरा I-23 एज ए रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू फॉर द इनिशियल। तो पहले मैंने उनका रेवेन्यू जो इतना भी रिकॉर्ड किया हुआ है मैं उस रेवेन्यू को रिड्यूस कर दूंगा, मैं एंट्री क्या कर दूंगा, रेवेन्यू को डेबिट कर दूंगा, टू पैसे आगे हुए हैं तो हम अल्टीमेटली उसको रिसीवेबल के अगेंस्ट जो है वो भी नहीं आए तो हम उसे एडजस्ट कर देंगे कि ये अमाउंट जो है पैसों का भी उसने चूंकि बताया नहीं है तो लिहाजा रिसीवेबल है, तो लिहाजा मैं अपना उतने से अपना रेवेन्यू जो है वो कम रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि कंट्रोल साथ साथ ट्रांसफर होता जा रहा है, तो लिहाजा राइट टू रिसीव तो स्टैब्लिश हो गया हुआ है। तो वो जो मैंने पहले रिसीवेबल टू रेवेन्यू एंट्री की हुई है 900 रुपए से, वो रिवर्स कर दूंगा, और बाकी जो 90 प्रोडक्ट्स हैं वो 93.33 के साथ उनका रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करेंगे।
ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। बस जी, हम यहाँ तक रहेंगे। कल हम इंशाल्लाह ये जो एग्जांपल नंबर 13 है, इसके अंदर एक और इशू डिस्कस किया गया है। कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट, के साथ साथ वो हम उसे चीज़ देते जा रहे हैं और वो उसे कंज्यूम करता जा रहा है। तो इसके इस सिचुएशन के अंदर कुछ डिस्कशन है। इसमें जहाँ जहाँ पैराग्राफ्स के IFRS के रेफरेंस है उन्हें काट दीजिएगा, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें एक्सप्लेनेबल है वो मैं साथ साथ आपको जो है वो क्लियर करता जा रहा हूँ। कल इंशाल्लाह ताला जी हम इससे आगे चलेंगे। अब प्लीज इसको आज पढ़ के आइएगा, छोटा छोटा इस तरह वर्किंग करके इसको खुद अप्लाई करके देख लीजिएगा, क्योंकि आगे जब सोल्यूशन वाली एग्जांपल आनी है तो उनके अंदर यही सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अप्लाई होनी है। आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको हम पूछ लेते हैं जी। मोहम्मद उमर। सर ये कुछ डिलीशंस हुई हुई हैं इस चैप्टर के एग्जांपल्स के अंदर। जी जी, तो सर वो डिलीशंस भी काइंडली सर वो करवा दीजिएगा। क्या हुई हुई है? सर कुछ एग्जांपल डिलीट हुई हुई हैं हाँ जो जी, बिल्कुल करनी हुई है हैं, तो। बिल्कुल हुई हैं, लेकिन अभी तक जहाँ हम वो पहुंचेंगे, मैंने आपको शुरू में चैप्टर जब मैं आज मैं डिस्कशन स्टार्ट करने लगा हूँ तो मैंने आपको बताया है कि जिसमें से कुछ चीज़ें जो है ना उन्होंने ख़त्म की हैं जो कि रेलेवेंट थी, जो कि अगले सिलेबस में थी। तो वो जहाँ आएंगी मैं इंशाल्लाह उसको साथ साथ करता जाऊँगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह मियाँ आपको हमें अपनी ईमान में रखे। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे।